हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में बात करेंगे कि कितना पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है और कितने अध्याय जो पूरा जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम से कितने पूरे अध्याय हैं जिनको हमको पढ़ना होगा। तो कक्षा 12 में जीव विज्ञान में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है। ये जो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है ये 2 भाग में विभाजित होता है। 70 नंबर का लिखित होता है और 3 नंबर का प्रैक्टिकल होता है इसका। इसके पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई 1 इसका नाम है जनन और इस इकाई से बोर्ड में कुल 14 अंक पूछे जाएंगे, 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई है आनुवंशिकता और विकास। इस इकाई से बोर्ड में कुल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस इकाई से बोर्ड में 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद वाली जो इकाई चौथी इकाई वह है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इस इकाई से बोर्ड में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पांचवी जो इकाई है उसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और इस इकाई से बोर्ड में 14 नंबर के 14 अंक के प्रश्न आएंगे। तो कुल यहाँ पे जो हो गया 70 को हो गया जो यही लिखित होना है, बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है। अब हर एक इकाई में कितने चैप्टर है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहली इकाई है जनन, उसमें जो पहला अध्याय हम लोग को पढ़ना है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत यहाँ पे जो पुष्प की संरचना हो गई, मादा एवं जो नर युग्मक उद्भिद है उसका विकास हो गया, परागण हो गया और द्वारा निषेचन और निषेचन पर से जितनी भी घटना है पुष्पी पादपों में जो होती है उसको हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है मानव जनन। इसके अंतर्गत हम लोग नर और मादा मानव में नर और मादा जो जनन तंत्र है उनके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे जो भी निषेचन के पश्चात जितनी भी सारी प्रक्रियाएं जितने विकास के चरण है वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी जनन इकाई के अंतर्गत तीसरा जो अध्याय है वो है जनन श्वास। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो जनन श्वास की आवश्यकता है कि क्यों हम लोग जनन श्वास पढ़ते हैं और जो यौन संचारित रोग हैं वो रोग कौन कौन से और उनका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसमें परिवार नियोजन। इसमें हम लोग परिवार नियोजन की आवश्यकता पढ़ेंगे, उसकी विधियां पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें समापन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे इम्यूनोसेंटेसिस बद्धता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो यदि कोई नर और मादा जो है वो नर और मादा दंपति जो है वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो उसको ये जो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां की सहायता से वो संतान उत्पन्न कर सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पहली वाली इकाई में 3 ही चैप्टर है हमारे, पहला दूसरा और तीसरा। इसके पहले इस इकाई में 4 चैप्टर होते थे लेकिन पहला जो चैप्टर उसको यहाँ से हटा दिया गया है सिलेबस से। दूसरी इकाई आती है आनुवंशिकी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी। इसमें जो पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वंशागति और विविधता। इस वंशागति और विविधता के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी लक्षण जो है जनकों से किस तरह से संतानों में जाती है और ये जो वंशागत से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं और उन सिद्धांतों का जो विचलन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां जहाँ पे ये सिद्धांतों से जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उसका विचलन प्रदर्शित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण विभिन्न प्राणियों में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य में पढ़ेंगे, पक्षियों में पढ़ेंगे, मधुमक्खी में पढ़ेंगे। इन सभी में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये निर्धारित होता है कि कोई जो संतति जन्म ले रही है वो नर होगी या मादा होगी
और इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि जो आनुवंशिक विकार होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं बीमारियां होती हैं, वो किस तरह से होती हैं और उनका जो अगली पीढ़ी में वो किस तरह से जाती हैं, उस सभी चीजों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। वंशागति और विविधता नामक अध्याय में आनुवंशिकी और विकास इकाई का जो दूसरा अध्याय है वो है वंशागति का आणविक आधार है। तो इस चैप्टर में वंशागति और विविधता में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं, और जो वंशागति का आणविक आधार है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो कौन से पदार्थ हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहे हैं। उन पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो भी प्रक्रिया होती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तो ये और तीसरी जो इस आनुवंशिकी एवं विकास इकाई के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है वो है विकास। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कितने सिद्धांत दिए गए और इसके प्रमाण भी क्या क्या है कि क्या ऐसे क्या प्रमाण है जो ये सिद्ध करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति धरती पे क्रम में हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला यूनिट जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान के उपयोग से मानव के हितों से संबंधित जीव विज्ञान का उपयोग मानव हित के लिए किस तरह से किया जा सकता है। और इस अध्याय में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस अध्याय के अंतर्गत रोग जन्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मलेरिया बीमारी हो गई, डेंगू हो गई, चिकनगुनिया हो गया, फाइलेरियासिस, एस्केलेरियासिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, एमीबियासिस। इन सभी बीमारियों के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं और उनसे ये बीमारियां किससे होती हैं उन रोग जन्मों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनकी रोकथाम कैसे की जाएगी ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग ये प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पना जो है, ये जो टीकाकरण होता है या फिर कैंसर है, HIV एड्स है या फिर ये जो नशीले पदार्थ है इनका ये किस तरह से जो है मतलब इनका जो नशीले पदार्थ इनका किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है और HIV एड्स और कैंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से ये होते हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। इसी अध्याय के जीव विज्ञान मानव कल्याण के अध्याय इकाई के अंतर्गत हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, इसका नाम होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी मानव हितों के लिए सूक्ष्म जीव किस तरह से भूमिका निभाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों से ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनका उपयोग जो है मानव हित के लिए किया जाता है या मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये तीसरे यूनिट में 2 चैप्टर है। चौथा जो यूनिट है या इकाई है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि कोई प्राणी है या कोई जीव है, उसमें हम कोई वांछित लक्षण चाहते हैं, वांछित लक्षण का मतलब हमारे हिसाब से उसमें लक्षण है तो उसको किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग केवल वो सिद्धांत पढ़ेंगे और प्रक्रिया पढ़ेंगे किस तरह से हम उसका किस तरह से किसी भी वांछित लक्षण को किसी दूसरे जीव में डालेंगे। दूसरा जो अध्याय है इसमें जैव प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवांछित लक्षण किसी प्राणी या जीव में लोग डाल सकते हैं तो उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिनका उत्पादन जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव है। जैसे जो शुगर में वो दवा यूज है इंसुलिन, और फिर ये जो वैक्सीन हमारी बनाई जाती है ये किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के द्वारा ही बनाई जाती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अंतिम और 5वीं इकाई जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जीव समष्टियाँ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो समष्टियाँ होती हैं
उनकी उनकी परिभाषा क्या है, इनको हम लोग कहेंगे कि ये एक समष्टि है और समष्टि में पारस्परिक क्रियाएं जीवों के बीच में किस तरह से होती हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर समष्टि के गुण पढ़ेंगे कि उनमें वृद्धि कैसे होती है, जन्म एवं मृत्यु दर कैसे होती है, आयु वितरण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला जो अध्याय इस यूनिट के अंतर्गत है वो है परितंत्र। परितंत्र में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई जो जीव है वो अपने पर्यावरण से या फिर अन्य जीव से किस तरह से पारस्परिक क्रिया करता है, तो उसका हम लोग संरचना पढ़ेंगे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि जो परितंत्र इसका निर्माण कैसे कैसे होता है और फिर ये परितंत्र में जो भी ऊर्जा का उत्पादन वगैरह है ये किस तरह से होता है, ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस इकाई 5 के अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो विभिन्न तरह के जीव हैं, पहले तो ये पढ़ेंगे कि जैव विविधता होती क्या चीज है, फिर जैव विविधता के प्रतिरूप पढ़ेंगे, फिर उसका महत्व हम पढ़ेंगे कि जो